हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का द नर्सिंग कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज मैं आप सभी को ओबीजी की 30 एमसीक्यू सोल्व कराने वाला हूं, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो DSSB हो, एम्स नोरसेट हो, ESIC हो, RRB हो, इन सभी एग्जाम के अंदर आपको ये एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला एमसीक्यू, द फेज इन विच द लाइनिंग सेल ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल stimulated by luteinizing hormone to develop the corpus luteum to produce progesterone and estrogen। बात यहाँ पे चल रही है कि वो फेज कौन सा होगा, वो फेज कौन सा होगा जिस फेज के अंदर क्या हो रही है कि जो लाइनिंग है ओवेरियन फॉलिकल्स की वो स्टिमुलेट हो रही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। मतलब LH हार्मोन क्या करेगा, LH हार्मोन क्या करेगा, ओवरी की जो भी म्यूकोजा है उनको स्टिमुलेट करेगा और इससे क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। ऐसा कौन सा फेज होता है? तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर टोटल कितनी फेज होती हैं? टोटल कितनी फेज होती हैं? 3। पहले फेज का नाम क्या है? मेंसिस फेज, इसको हम क्या बोलते हैं? मेंसिस। और दूसरी क्या हम बोलते हैं इसको? ब्लीडिंग फेज। सेकंड फेज का नाम क्या है? प्रोलिफरेटिव। सेकंड फेज का नाम क्या है? प्रोलिफरेटिव। और थर्ड फेज का मीनिंग क्या है? सीक्रेटरी। थर्ड फेज क्या है? सीक्रेटरी। अगर हम बात करें कि मेंसेस जो फेज है इसमें क्या होगा, तो पहले नंबर ये फेज जो है 1 से लेकर 5 डेज तक होती है। कितने दिन तक होती है? 1 से लेकर 5 दिन तक। प्रोलिफरेटिव कब से कब तक होगी? तो 6 से लेकर 14 डेज तक, 6 से लेकर 14 डेज तक। और सीक्रेटरी फेज कब तक होगी? तो 15 डेज से लेकर 28 डेज तक। कब तक? 15 डेज से लेकर 28 डेज तक। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो मेंसेस और ब्लीडिंग फेज में क्या होगा? ओनली ब्लीडिंग। क्या होती है? ब्लीडिंग। और प्रोलिफरेटिव फेज की अगर हम बात करें तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? प्रोलिफरेटिव फेज में जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी। एंडोमेट्रियम की क्या होगी? थिकनिंग। एंडोमेट्रियम की क्या होगी? थिकनिंग। और ये जो सिक्रेटरी फेज है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और क्वेश्चन ने यही पूछा है कि वो कौन सा फेज है जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद क्या सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और आप सभी को ये पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम बनाता कौन है? LH हार्मोन। क्यों? क्योंकि LH क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन जब होगा, जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ग्रेफियन फॉलिकल ही क्या कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। ये आप सभी को पता है ना कि LH हार्मोन आएगा ओव्यूलेशन से जस्ट 24 से लेकर 36 आवर से पहले, मतलब 24 से 36 घंटे पहले क्या आता है? LH हार्मोन। और जब LH हार्मोन आएगा तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है उससे ओवम का सिक्रेशन करवाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। और ये ग्रेफियन फॉलिकल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मेंस्ट्रुअल फेज होगा? नहीं। मेंस्ट्रुअल फेज का मीनिंग क्या है? कि इसके अंदर क्या होगा? ब्लीडिंग। और हम बात करें प्रोलिफरेटिव फेज, तो प्रोलिफरेटिव फेज में कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता है ना। सीक्रेटरी फेज की अगर हम बात करें तो यस, सीक्रेटरी फेज में क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और ये क्या सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और फॉलिकुलर फेज कोई भी नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है क्या सभी को? सभी को क्लियर है? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि ओव्यूलेशन इन अ फीमेल विद अ 36 डेज साइकिल अकर बिटवीन। मतलब अगर किसी एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? 36 डेज का। तो ओव्यूलेशन इसमें कब होगा? देखो, ओव्यूलेशन के लिए ये सभी को पता है, ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन कब होता है? 14 डेज बिफोर, 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 14 दिन पहले क्या होगा? मेंस्ट्रुअल ओव्यूलेशन। और अगर किसी फीमेल का 36 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उससे 14 दिन पहले क्या होना? ओव्यूलेशन। तो 36 में से क्या माइनस कर दो? 14। तो क्या निकल कर आ जाएगा आंसर? 6 4 मतलब 2 और 3 यानी 22 डेज। आंसर क्या आ जाएगा? 22 डेज में इस फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। जिस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या ड्यूरेशन है? 36 डेज। आप ऑप्शन देखते हैं 14 से 18th डे। आंसर क्या आ रहा है अपना? 22 डेज। तो ये नहीं होगा। क्या 30 से लेकर 34? तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी गलत। 13 से लेकर 20 ये भी क्या है? 22 दिन से पहले। तो ओव्यूलेशन, ये भी आंसर क्या होगा? गलत। लेकिन ये जो 20 से लेकर 24 है
ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन कब होना है? 22 डेज। कब होगा? 22 डेज। और ऑप्शन में क्या है? 20 से लेकर 24। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर नंबर डी। बातें क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें कि एवरेज ब्लड लॉस इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर हम बात करें एक फीमेल है उसको जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे या फिर पीरियड्स होंगे तो नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होगा? भाई नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होगा? तो ये हमें सभी को पता है कि जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है, नॉर्मल ब्लड लॉस होगा, नॉर्मल ब्लड लॉस होगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कितना होता है? 20 से लेकर 80 ml, है ना? 20 से लेकर 80 ml। और एवरेज अगर हम बात करें तो कितना होगा? 35 ml। यही मैंने लिखवाया था सभी को। तो अब ऑप्शन के अंदर देखते हैं 200 से 250 ml। आंसर ये नहीं होगा। 100 से लेकर 150 ml, क्या इतना होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? नहीं, ये भी क्या है? आंसर गलत। 50 से लेकर 100, हाँ ये बातें मैच कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या बोला? 20 से लेकर 80 ml, है ना? और जो ऑप्शन है इसमें डी 150 से लेकर 200 ml, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मतलब अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये ए है, ये सी है, ये बी है और यहाँ पर है डी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? 50 से लेकर 100 ml। क्यों? क्योंकि 80 ml तक हमने क्या बोला है? नॉर्मल। और ऑप्शन के पास में क्या है? ऑप्शन 80 ml के पास में क्या है? 100 ml। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 50 से लेकर 100 ml होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कांस्टेंट फेज कौन सी है? कांस्टेंट का मतलब है जो कि फिक्स फेज है। फिक्स की अगर हम बात करें, मैंने आप सभी को बताया था कि तीनों फेज में फिक्स कौन सा होता है? कांस्टेंट या फिर फिक्स फेज की अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर तो क्या होती है? सीक्रेटरी फेज। क्या होती है? सीक्रेटरी। इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्रेटरी फेज को कांस्टेंट या फिर फिक्स फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप देख लेते हैं क्या मेंस्ट्रुअल फेज गलत, प्रोलिफरेटिव गलत, ल्यूटियल फेज नहीं। लेकिन अगर हम बात करें नहीं, ल्यूटियल को ही हम क्या बोलते हैं? सीक्रेटरी फेज। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूटियल फेज। मैंने आप सभी को बताया था कि जो ल्यूटियल है या फिर सीक्रेटरी फेज है, ल्यूटियल या फिर सीक्रेटरी फेज, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट फेज है। ये क्या है? कांस्टेंट फेज है। किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बातें क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ल्यूटियल फेज कांस्टेंट फेज है। किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आपसे ऑप्शन के अंदर चाहे सिक्रेटरी फेज दे दे चाहे ल्यूटियल फेज, दोनों ही क्या होती हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिक्स फेज होती हैं। बातें क्लियर है सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वो कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इस साइकिल को? तो देखो मैंने आप सभी को बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक सिस्टम वर्क करता है। उस सिस्टम का नाम क्या है? HPO एक्सिस। क्या है? HPO एक्सिस। H का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस, P का मतलब है पिट्यूटरी और O का मतलब क्या है? ओवरी। तीनों जब तक मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट नहीं हो सकती है। अब देखो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, सबसे पहले ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या सिक्रेट करेगा? ये क्या सिक्रेट करेगा? हार्मोन। जिस हार्मोन का नाम क्या है? GnRH। इस हार्मोन का नाम क्या है? GnRH। फुल फॉर्म क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जब GnRH हार्मोन बनेगा हाइपोथैलेमस के पास मतलब द्वारा, तो ये कहां पर जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। कहां पर जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट करवाएगा? FSH। क्या सिक्रेट करवाएगा? FSH एंड LH हार्मोन। क्या सिक्रेट करवाता है? FSH एंड LH। और जब ये FSH और LH हार्मोन बन जाएंगे तो ये बनने के बाद कहां पर जाएंगे? ओवरी के अंदर। और ओवरी से क्या सिक्रेट करवाते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बातें क्लियर है? तो ये हार्मोन है जो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेट करने के लिए। हाइपोथैलेमस से क्या आया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से आया FSH एंड LH। और ओवरी से रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर किसी फीमेल के अंदर हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं कर रहा है, पिट्यूटरी और ओवरी कर रहा है, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट नहीं होगी। या इसके अलावा क्या हो सकता है कि हाइपोथैलेमस तो काम कर रहा है
और ओवरी काम कर रहा है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होगी। या ऐसा हो सकता है कि हाइपोथैलेमस काम कर रहा है, पिट्यूटरी काम कर रहा है लेकिन ओवरी काम नहीं कर रही है, फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट नहीं होगी। तीनों ही एक साथ में रेगुलेट होना जरूरी है। बातें क्लियर है? तो आइए ऑप्शन के अंदर चलते हैं। क्या गोनाडोट्रोपिन रिस्पॉन्सिबल है ओनली? नो। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, गोनाडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन, तो देखो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गोनाडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन नहीं, लेकिन गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये तीनों मिलकर और एफएसएच एंड एलएच ये सभी क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, मतलब गोनाडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस से आएगा, एफएसएच एंड एलएच पिट्यूटरी से आएगा और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन किससे आएगा? ओवरी से। तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि एलएच सर्ज अकर, मतलब एलएच सर्ज का मीनिंग है कि एलएच का जो कंसंट्रेशन है फीमेल बॉडी में वो कब अपने पीक पर होगा। एलएच सर्ज का मतलब क्या है? एलएच सर्ज का मतलब क्या है? पीक लेवल। किसका? एलएच का जो है पीक लेवल कब होगा फीमेल बॉडी में? 24 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। क्या ओव्यूलेशन से पहले? तो देखो जब जब एलएच का सर्ज होगा, जब जब क्या होगा? एलएच सर्ज या फिर एलएच पीक पर होगा तो ये क्या करवाता है? ये ओव्यूलेशन करवाता है। ये क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। और एलएच सर्ज कब होगा? एलएच सर्ज होता है 24 से लेकर 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। देखो ओव्यूलेशन से 24 से 36 घंटे पहले एलएच का लेवल जो है पीक पर जाता है फीमेल बॉडी के अंदर और तब जाकर ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 24 घंटे बाद ओव्यूलेशन के, तो ओव्यूलेशन के बाद पीक नहीं होता, ओव्यूलेशन से पहले होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। चलते हैं दूसरे, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो देखो ओव्यूलेशन के टाइम पर नहीं होता एलएच का लेवल पीक, एलएच का लेवल पीक होता है ओव्यूलेशन से पहले, तो इसलिए बी जो है ऑप्शन ये भी गलत हो गया। चलते हैं सी, 24 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। यस, 24 घंटे पहले ये क्या होगा? एलएच का लेवल पीक पर होगा, एलएच सर्ज होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? राइट, 24 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। बातें सभी को क्लियर है? सारे ऑप्शन क्लियर है? और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है कि 4 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन अ लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग, एक लेक्चर चल रहा है किसके ऊपर? सेक्सुअल फंक्शनिंग के ऊपर। द नर्स प्लान टू इंक्लूड द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन अकर व्हेन द, अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक लेक्चर दिया जा रहा है किसके ऊपर? एक लेक्चर दिया जा रहा है सेक्सुअल फंक्शनिंग के ऊपर और इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कशन किया जा रहा है कि ओव्यूलेशन कब होता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ओव्यूलेशन कब होता है? तो ओव्यूलेशन क्या ऑक्सीटोसिन का लेवल जब हाई होता है तब ओव्यूलेशन होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होने से नहीं होता ओव्यूलेशन, किसके हाई होने से होता है? एलएच के हाई होने से। बातें क्लियर है? अगर एलएच का लेवल बढ़ेगा तो ही ओव्यूलेशन होगा, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर है ब्लड लेवल ऑफ पीएच एलएच इज हाई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि जब एलएच का लेवल हाई होगा तब क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। तो ये तो करेक्ट है। अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, नहीं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कभी भी हाई होने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लज्ड ऑफ, एंडोमेट्रियल की वाल तो इसके अंदर ब्रेक होती है लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पर नहीं, ओव्यूलेशन के बाद में जब मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जब पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम क्या होती है? टूटती है। मैंने लिखवाया हुआ है आप सभी को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? राइट, ऑप्शन नंबर बी। बातें क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द टर्म मिटल स्मर्ज रेफर्स टू, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए मिटल स्मर्ज का मीनिंग क्या है? मिटल स्मर्ज का मीनिंग क्या है? तो देखो जो मिटल स्मर्ज है इसका मैंने आप सभी को मीनिंग बताया था कि मिडल ओव्यूलेशन पेन, मिडिल ओव्यूलेशन बैक पेन, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम पर जो होने वाला फीमेल बॉडी में पेन है, दैट पेन इज कॉल्ड मिटल स्मर्ज पेन, है ना। जब भी किसी फीमेल में ओव्यूलेशन होता है तो उसको क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा उसके बैक में पेन होता है और इसी पेन को हम क्या बोलते हैं? मिटल स्मर्ज पेन। तो आप देखते हैं वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। यस, पहला ही ऑप्शन क्या है? आपको यही बता रहा है कि ओव्यूलेशन के टाइम पर जो पेन होता है क्या ये मिटल स्मर्ज है? तो यस, मिटल स्मर्ज का मीनिंग यही होता है।
पेल्विक गर्डल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाले पेन को हम मिडिल स्मर्ज नहीं कहते हैं। लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, नहीं, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर नहीं, कब? ओव्यूलेशन के टाइम पर। फिर हम बात करते हैं इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, तो ये भी क्या है? ऑप्शन गलत, और इसका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। मिडिल स्मर्ज का मतलब क्या है? कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन जो पेन होगा फीमेल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम रिमेन वाइएबल फॉर, मतलब अगर ओव्यूलेशन हो गया है, मतलब अगर ओवम क्या है? बाहर आ चुका है ग्रेफियन फॉलिकल से, तो ये कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? वाइएबल का मीनिंग क्या है? कि कितनी देर तक वो जिंदा रह सकता है। तो देखते हैं 1 to 6 आवर, 12 to 24 आवर, 24 से लेकर 36 या फिर 42 48 से लेकर 72। तो देखो 12 से 24 घंटे क्या होता है? ओवम की लाइफ स्पान होता है। जो ओवम है ये कब तक जी सकता है? 12 से लेकर 24 घंटे। लेकिन अगर वहीं पर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म कब तक जी सकता है? 48 से लेकर 72 आवर, है ना? बातें क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर, मतलब अगर 28 दिन की किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब होगा? अभी हमने ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस सोल्व करा था। अगर किसी फीमेल को 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14 दिन उसमें क्या कर दो? माइनस कर दो, ओव्यूलेशन का टाइम आ जाएगा। तो इसमें माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 14 डे। मतलब अगर किसी फीमेल का 28 डेज का क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको ओव्यूलेशन कब होगा? 14th डे पर। और इसके अंदर करेक्ट देख लो आंसर क्या है? डे 14। क्या है? डे 14। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओव्यूलेशन अकर, ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन कब होता है? तो 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। यस, यही चीजें अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ओव्यूलेशन कब होता है? जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उससे 14 दिन पहले। उससे क्या होगा? 14 दिन पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्या बोल रहा है कि ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज, ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या है? ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या है? क्या मैच्योरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल का मैच्योर होना, ये ओव्यूलेशन है। क्या रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल का ब्रेक हो जाना। सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना, मतलब ये जो वेजाइना है वहां से ब्लड निकल रहा है, इसको बोला जाता है क्या? या फिर फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये चीजें तो देखो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। क्यों? क्योंकि जब तक ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर नहीं होगा तब तक क्या नहीं आएगा? ओवम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। क्या मीनिंग है ओव्यूलेशन का? बातें क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट क्या है? मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ये जो स्पर्म एंड ओवम मिल रहे हैं, इस फ्यूजन को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की कॉमन साइट क्या है? एम्प्यूला। अब देख लेते हैं एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यस, एम्प्यूला के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और एम्प्यूला के अंदर एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम क्या है? पैग सेल। क्या नाम है? पैग सेल। और ये क्या करेगा? ये जो डेवलपिंग जाइगोट है उसको क्या करेगा? न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। डेवलपिंग जाइगोट को ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। चलते हैं नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ओवरी, ओवरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ओवरी नंबर में कितनी होती है? नंबर में कितनी होती है? 2। एक राइट हैंड साइड और एक किधर होगी? लेफ्ट हैंड साइड। तो देखते हैं 2 ओवरीज आर 2 इन नंबर। यस, ये तो बात सही है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सी बात गलत है? तो भाई ये तो बात सही है कि ओवरी कितनी होती है नंबर में? 2। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। क्या ओवरी जो ओवरी है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एस्ट्रोजन? देखते हैं, ये भी बात सही है। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओवरी। जो ओवरी है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेट करने का? नहीं, कभी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। हाँ, ये जो ओवरी है ये टेस्टोस्टेरोन बनाएगी लेकिन बहुत लेस क्वांटिटी में, और ये क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन ओवरी का नहीं है। टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है? ये मेल हार्मोन है। ये क्या है? मेल हार्मोन है। और किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए। किसके लिए? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। बातें क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर क्या होगा? यही बातें गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है। सवाल आपसे पूछा गया था कि ओवरी का कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन कभी भी ये नहीं होता कि टेस्टोस्टेरोन बनाए। एस्ट्रोजन बनाता है। ओवरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है?
ओवरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है बताइए। ओवरी का प्राइमरी फंक्शन होता है कि प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या है ओवरी का? ओवरी का प्राइमरी फंक्शन है ओव्यूलेशन। क्या है? ओव्यूलेशन मतलब ओवम बनाना। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना। ये क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन किसका है? ओवरी का। बातें क्लियर है सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर। मतलब ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कब होगा? क्या 7 डेज, 1 डे, 8 डे या फिर 10 डेज? अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन की तो इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होगा? 6th डे पर। 6th डे पर फर्टिलाइजेशन का। और कंप्लीट कब हो जाएगा? 11th डेज पर। कब? 11th डेज पर। 6th डेज पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है और 11th डे पर जाकर खत्म हो जाएगा। अब ऑप्शन के अंदर देख लो, ऑप्शन नंबर में 7 है, 1 है, 8 है या फिर 10। तो आप क्या करेक्ट करोगे? 7। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर 6 नहीं है और 6 के पास में क्या है? 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7। बातें क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप। मतलब फीमेल बॉडी के किस पार्ट के अंदर जाइगोट ये बनता है? तो देखो अभी हमने क्या बात की थी, एम्प्यूला वो जगह है, एम्प्यूला फेलोपियन ट्यूब का वो जगह है जहां पर क्या बनता है? जहां पर क्या बनेगा? जाइगोट। जहां पर क्या बनेगा? जाइगोट। तो अगर हम बात करें वेजाइना के अंदर नहीं, ओवरी के अंदर नहीं, कहां पर बनेगा? यूट्रस नहीं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब का पार्ट क्या है? एम्प्यूला। और एम्प्यूला के अंदर ही क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। तो जहां पर ये स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे वहीं पर ही क्या बन जाएगा? जाइगोट। और दोनों का फ्यूजन कहां पर होता है? एम्प्यूला के अंदर। और एम्प्यूला किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय। अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग किस टिश्यूज के द्वारा होती है? क्या कोल्यूमनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम या फिर जर्मिनल एपिथेलियम या फिर जर्मिनल एपिथेलियम? देखो क्या होता है, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वेजाइना की, अगर हम बात करें तो वेजाइना के अंदर टिश्यू क्या होता है? वेजाइना के अंदर होता है नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड, नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होगा? नॉन किरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। बात क्लियर है? अगर हम बात करें यूट्रस की, अगर हम बात करें तो यूट्रस के अंदर कौन सी टिश्यू होगी? कोल्यूमनार एपिथेलियम। क्या होगा? कोल्यूमनार एपिथेलियम। क्या होगा? कोल्यूमनार एपिथेलियम। और फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें, फेलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू होगा? तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम। क्या होगा? सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम। और ये जो सीलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम है ये क्या करेंगे? ये सीलिया क्या करवाते हैं? ओवम का मूवमेंट करवाते हैं। ओवम का क्या करवाएंगे? मूवमेंट। ओवम का क्या करवाएंगे? मूवमेंट। तो आप देख लो सीलिएटेड कहां पर है? सीलिएटेड है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। बातें क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्लियर है सभी को? अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 18 की। द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की लेंथ की तो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? टोटल फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें लेंथ की तो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर भी कितने पार्ट होते हैं? 4, ए, बी, सी और डी। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल। क्या है? इंटरस्टिशियल। इसके बाद में क्या होता है? इस्थमस। क्या होगा? इस्थेमस। और क्या होगा? एम्प्यूला। क्या होगा? एम्प्यूला। और फोर्थ क्या होता है? इनफंडिबुलम। क्या होगा? इनफंडिबुलम। ऐसा ही है। अगर हम बात करें इसमें एम्प्यूला का डिस्टेंस कितना है? लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। इंटरस्टिशियल कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर। और इनफंडिबुलम कितना है? 1.25 सेंटीमीटर। इस्थमस कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देख लो, इन्होंने ये पूछा था कि फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होगी? टोटल फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। इंटरस्टिशियल की लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर, इस्थमस की लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, एम्प्यूला है 5 सेंटीमीटर और इनफंडिबुलम है 1.25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर देख लो, 7 से 12 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि पैग सेल्स आर सीन इन। पैग सेल्स कहाँ पर होते हैं?
तो अभी मैंने प्रीवियस ही बताया था पैक्ड सेल्स कहाँ पर होते हैं, फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पर, एम्प्यूला के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होगा, एम्प्यूला के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज, फेलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट क्या है, क्या इंटरस्टिशियल है, इनफंडिबुलम है, स्थमस है, या फिर एम्प्यूला। इंटरस्टिशियल सबसे छोटा पार्ट है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट है किसका, किसका, फेलोपियन ट्यूब का। सबसे जो पतला पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का वो क्या होगा, इंटरस्टिशियल। और ये जो इंटरस्टिशियल है ये बिल्कुल यूट्रस के पास वाला पोर्शन होगा। अगर हम बात करें कि ये यूट्रस का डायग्राम है तो इस यूट्रस के जंक्शन के पास में, ये जो जंक्शन के पास वाला हिस्सा होगा ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल। ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल। और ये कैसा है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट है, सबसे क्या है, नैरोएस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। सभी को बातें क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द नॉर्मल यूट्रस वेट इज, नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 60 या फिर 50। अगर हम बात करें नॉर्मल यूट्रस की, नॉर्मल यूट्रस वेट की, तो नॉर्मल यूट्रस का वेट अगर हम बात करें तो ये होता है 60 ग्राम। कितना होगा, 60 ग्राम नॉर्मल यूट्रस का वेट है। और प्रेगनेंसी टाइम पर अगर हम बात करें, प्रेगनेंसी टाइम पर, तो प्रेगनेंसी टाइम पर यूट्रस का वेट हो जाता है अराउंड 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 ग्राम। क्या होगा, 60 ग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पर एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं। तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं यूट्रस के लेयर की, किसकी बात कर लेते हैं, यूट्रस लेयर की। यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं, तो टोटल 3 लेयर होती है। पहली लेयर का नाम क्या है, पेरीमेट्रियम। क्या नाम है, पेरीमेट्रियम। दूसरी लेयर की अगर हम बात करें तो क्या नाम होगा, मायोमेट्रियम। क्या नाम है, मायोमेट्रियम। और जो तीसरी लेयर है इसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। इसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। अगर हम बात करें जो मेन लेयर है यूट्रस का उसका नाम क्या है, मायोमेट्रियम। ठीक है, थिकेस्ट लेयर क्या है यूट्रस की, वो भी क्या होगा, मायोमेट्रियम। और अगर आपसे पूछे फिगर ऑफ 8 मसल्स कहाँ पर होंगी, फिगर ऑफ 8 मसल्स कहाँ पर होंगी, वो भी कहाँ होंगी, मायोमेट्रियम के अंदर। कहाँ पर होगी, मायोमेट्रियम के अंदर। ये जो एंडोमेट्रियम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर क्या होती है, शैडो, ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंसेस फेज होता है उस टाइम पर यूट्रस की कौन सी लेयर टूटती है, एंडोमेट्रियम। और यही एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या कहलाती है, डेसिडुआ। और डेसिडुआ का मीनिंग क्या है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में ये लेयर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, शैडो, ये क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। तो एंडोमेट्रियम का नाम क्या हो जाएगा, डेसिडुआ। क्या नाम हो जाएगा प्रेगनेंसी में, डेसिडुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन एज, मतलब अगर ये फर्टिलाइज्ड ओवम एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांट हो जाता है तो अब इस एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे, डेसिडुआ। क्या हम बोलेंगे, डेसिडुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस का नॉर्मल साइज क्या होता है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल यूट्रस के साइज की तो ये होता है 7.5, कितना होगा, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल यूट्रस का क्या है, मेजरमेंट है। अगर यही हम बात करें एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर यूट्रस की अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना हो जाएगा ये, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये हो जाता है 35 इंटू 20 इंटू 12.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 35 इंटू 20 इंटू 12.5 सेंटीमीटर यूजर किसका ये मेजरमेंट है, यूट्रस का एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तीसरी बात आती है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद यूट्रस का क्या साइज होगा। तो डिलीवरी के बाद अगर हम बात करें तो डिलीवरी के बाद में यूट्रस का जो साइज हो जाता है वो 20 इंटू 12.5 इंटू 7.5, ये क्या हो जाएगा,
यूट्रस का मेजरमेंट होगा, यूट्रस का मेजरमेंट होगा। तो हमने तीनों पढ़ लिया। नॉर्मल जो यूट्रस का मेजरमेंट होगा, नॉर्मल साइज। उसके बाद हमने बात कर लिया एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 35 इंटू 20 इंटू 12.5, और हमने बात कर लिया आफ्टर डिलीवरी तो 20 इंटू 12.5 इंटू 7.5। तो आप देख लेते हो ऑप्शन के अंदर क्या 7.5 इंटू 1.5 इंटू 1, तो ये क्या है गलत। 9 इंटू 2 इंटू 2 ये भी आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 7.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 ये भी गलत है, लेकिन 7.5 इंटू 5 एंड 2.5 ये क्या है इसका करेक्ट मेजरमेंट है यूट्रस का। बातें सभी को समझ में आ रही है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सबसे थिक लेयर का नाम क्या है? मायोमेट्रियम। अभी मैंने आप सभी को बताया कि यूट्रस की सबसे थिक लेयर का नाम क्या है? मायोमेट्रियम। और यही क्या मेन लेयर है किसकी? मेन लेयर है किसकी? यूट्रस की। और यहीं पर ही क्या होता है? फिगर ऑफ 8 मसल्स होंगी, फिगर ऑफ 8 मसल्स होंगी। बातें क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट 26 वेजाइनल कैनाल नॉर्मली है। ये जो वेजाइना की कैनाल है नॉर्मली इसका एनवायरनमेंट क्या होता है? नॉर्मली इसका एनवायरनमेंट क्या होता है? तो देखो मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ कि हमारे पास कितनी सारी चीजें होती है। एक तो पीएच की हम बात कर रहे हैं, पीएच ऑफ वेजाइना। किसकी हम बात कर रहे हैं? पीएच ऑफ वेजाइना। और वेजाइना के पीएच की अगर हम बात करें तो एक तो होता है आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, ठीक है। एक हो गया हमारे पास आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर क्या होगा? प्यूबर्टी। एक हमारे पास में फीमेल वो होगी जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एक फीमेल वो होगी हमारे पास जो कि जिसके अंदर क्या हो चुका है? मेनोपॉज। तो आफ्टर मीनोपॉज, आफ्टर क्या होगा? मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसके अंदर क्या हो जाता है? परमानेंट सीजेशन। तो आप देख लेते हैं कि जन्म के बाद जो वेजाइना का पीएच होगा वो कैसा होगा? एल्केलाइन। कैसा होगा? एल्केलाइन। प्यूबर्टी के बाद में कैसा होगा वेजाइना का पीएच? एसिडिक। प्रेगनेंसी के टाइम पर हाईली एसिडिक। कैसा हो जाएगा? हाईली एसिडिक। वेजाइना का पीएच प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसा हो जाएगा? हाईली एसिडिक। और मेनोपॉज के बाद में दोबारा से कैसा हो जाएगा वेजाइना का पीएच? एल्केलाइन। अच्छा, ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वेजाइना का, ये किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? डोडरलिन बेसिलाई। क्या नाम है? डोडरलिन बेसिलाई। ये क्या करता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। ग्लाइकोजन को तोड़ देगा किसके अंदर? एसिड के अंदर। किस एसिड के अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। किस एसिड के अंदर तोड़ देगा? लैक्टिक एसिड के अंदर। इस वजह से वेजाइना का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। तो वेजाइना कैनाल नॉर्मली पूछ रहे हैं, तो इसका पीएच कैसा होगा? एसिडिक। और एसिडिक में भी कितना होगा? अराउंड 3.5 से लेकर 4। कितना होगा? 3.5 से लेकर 4। चलते हैं 27 इन अ हेल्दी वुमेन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड अपर 2/3 ऑफ वेजाइना। मतलब वेजाइना के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा पाया जाएगा उसका नाम क्या है? वो एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? डोडरलिन बेसिलाई। क्या होगा? डोडरलिन बेसिलाई। चलते क्वेश्चन नंबर 28 एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना मेंटेन बाय। अब दोबारा से ये पूछा जा रहा है कि ये जो वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट है ये किस वजह से होता है? तो ये क्या ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की वजह से होगा, स्टेफिलोकोकाई की वजह से होगा, डोडरलिन बेसिलाई, या फिर इकोलाई? तो अभी मैंने बताया है कि वेजाइना का एसिडिक पीएच कौन मेंटेन करता है? डोडरलिन बेसिलाई। और ये कैसा बैक्टीरिया है? हेल्दी है। ये कैसा है? हेल्दी है। पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइना का पीएच कैसा हो जाएगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या फिर कुछ टाइम एसिडिक या फिर कुछ टाइम बेसिक। तो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और ये कितना हो जाएगा? अराउंड 3 के आसपास वेजाइना का पीएच चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज हमारे ओबीजी का। द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट आर सिचुएटेड इन। ये जो बार्थोलिन डक्ट है इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है? तो देखो फीमेल बॉडी के अंदर दो तरीके की क्या होती हैं? दो तरीके की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है? स्किनेज ग्लैंड। एक क्या है? स्किनेज ग्लैंड। और दूसरे एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। यही है। अगर हम बात करें तो ये जो स्किनेज ग्लैंड है ये होमोलोगस किसके हैं? होमोलोगस है ये मेल प्रोस्टेट के। किसके होमोलोगस है? मेल प्रोस्टेट के। मेल प्रोस्टेट के होमोलोगस है। और बार्थोलिन की अगर हम बात करें तो ये किसके होमोलोगस है? तो ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है काउपर ग्लैंड के। किसके? काउपर ग्लैंड मेल के, या फिर
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, किसके? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के। ऐसा ही है। और अगर हम बात करें ये जो स्किनीज ग्लैंड है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो ये जस्ट 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 कहाँ पर होगा ये सिचुएटेड, तो ये होता है दोनों तरफ किसके? यूरेथ्रा के, मतलब बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रा। जो फीमेल यूरेथ्रा है उसके दोनों तरफ क्या होता है? स्किनीज ग्लैंड। और बार्थोलिन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये बोथ साइड किसके होगा? वेजाइना के। बोथ साइड किसके होगा? वेजाइना के, बोथ साइड ऑफ वेजाइना। और ये कहाँ पर खुलेंगी? तो ये ओपन कहाँ पर होगी? वेजाइना के अंदर। और इस क्वेश्चन का आंसर देख लो कि ओपनिंग बार्थोलिन डक्ट की कहाँ पर होगी? वेजाइना, यूट्रस, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच या फिर वेस्टिब्यूल। तो इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है? वेजाइना के अंदर, लेकिन सिचुएटेड किसके अंदर होगा? वेस्टिब्यूल के अंदर। क्योंकि वेजाइना किसका पोर्शन है? देखो वेस्टिब्यूल कैसा होता है? एक ट्रायंगल होता है। वेस्टिब्यूल का एक ट्रायंगल जिसके अंदर एक तो यूरेथ्रा होगा। इस वेस्टिब्यूल के अंदर ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर एक तो क्या होता है? यूरेथ्रा, एक क्या होता है? यूरेथ्रा। और इसके अलावा क्या होगा? एक वेजाइना, एक क्या होगा? वेजाइना, एक क्या होता है? वेजाइना। इसके अलावा क्या होंगी? दो स्किनीज ग्लैंड होंगी, जो दो ऐसे क्या होंगी? स्किनीज ग्लैंड होंगी, है ना। और अगर हम बात करें और ओपनिंग कौन सी होगी, तो और एक ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग का नाम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। इसका नाम क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड। तो ऐसे जो है वेस्टिब्यूल के अंदर टोटल 6 ओपनिंग होती हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि बार्थोलिन जो डक्ट है ये सिचुएटेड कहाँ पर होता है? वेस्टिब्यूल के अंदर। लेकिन ये खुलेगा कहाँ पर? ये खुलता है वेजाइना के अंदर। ये अपना सीक्रेशन कहाँ पर डालेगा? वेजाइना के अंदर। तो आज की क्लास में सिर्फ यहीं तक। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में आप बताइए। थैंक यू।